गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, नेपाल से एक बहुत ही दुखद खबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल में ना, नेपाल में फ्लैश फ्लड आने की वजह से 157 लोगों की हमें डेथ की यहाँ पे खबर यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ 400 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिसमें से 133 लोग भारतीय भी हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये फ्लड्स आए क्यों, ये फ्लैश फ्लड किस वजह से आए। देखो, इसके पीछे ना एक आपको रिवर ध्यान रखनी है, दैट इज भोटेकोशी रिवर। ये दरअसल में जो रिवर है ना, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के अंदर। अब हमारे पास ऐसी खबर है कि तिब्बत के अंदर यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। अब लैंडस्लाइड होने की वजह से वहां पर काफी सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा हो गया। पर जैसे ही वो एक प्रकार से वो टूटा, पानी पूरा का पूरा इकट्ठा फ्लो हुआ, तो पानी फ्लो होता हुआ बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे आया, जिस वजह से इस एरिया के अंदर फ्लैश फ्लड हमें यहाँ पे देखने को मिले, जिस वजह से लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो गई है। हमारी भारत की सरकार भी पूरी तरह से नेपाल के मदद कर रही है। पूरा असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि कैसे फ्लैश फ्लड के रिगार्डिंग जो भी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स हैं, उनके अंदर हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि क्या रीजन रहा, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई खास बारिश यहाँ पे हुई नहीं। तो जो पानी आया वो पीछे से ही आया, और उसके पीछे लैंडस्लाइड हुई मेजर रीजन यहाँ पे माना जा रहा है। अच्छा, दूसरा मुद्दा यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस संदीप मेहता जी। अब इन्होंने ना कुछ आरोप लगाए आज के टाइम के ऊपर जो एक्टिव चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। अब इनका ऐसा कहना था कि देखो, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश शर्मा, दरअसल में वो बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म करते हैं, बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस उन्होंने अपने अंदर ले लिए। मतलब जब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बने ना, तो कोई हो सकता है केस किसी और जज के सामने हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये केस मुझे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस वजह से उन्होंने वो बहुत जल्दबाजी में बहुत सारे केस रफा दफा कर दिए। बहुत सारे जो बाकी जजेस हैं उनको वो धमका के रखते हैं। उनके पास क्लियर एविडेंस है एक प्रकार का कि वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उनको भी कई पत्र लिखे। बट सीजीआई ने यहाँ पे ये बोला कि हम इसको यहाँ पे प्रॉपर चैनल के माध्यम से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम देखेंगे। पर अभी तक फिलहाल इस चीज के ऊपर कोई एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। तो सीजीआई का देखो यही कहना है कि ऐसे रिपोर्ट आई है, ठीक है, या फिर एक किसी ने कंप्लेंट करी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, तो बहुत ही सीरियस मैटर ये बन जाता है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, सामने वाले की बात भी सुनेंगे, फिर उसके ऊपर यहाँ पे काम होगा। पर अगर देखो, अगर जुडिशरी के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही हैं कि विद रिगार्ड्स टू कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज दूसरे एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट के ऊपर यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि केसेस में सही ढंग से निपटारा नहीं हो रहा, अपनी मर्जी से जिसको फेवर करना उसको फेवर कर दे जा रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं इस वजह से जुडिशरी के ऊपर जो भरोसा है वो यहाँ पे खत्म होने लग जाता है। एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आई हैं, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट कुछ अगर वाकई में ऐसा निकल के आता है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 27 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमारे सामने है, दैट इज रिगार्डिंग मिशन समृद्ध गांव। समृद्ध आप समझते होंगे, ठीक है, एक प्रकार का प्रॉस्परस जो विलेज होता है उसको हम समृद्ध गांव बोलते हैं। तो दरअसल में ना, अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक नया मिशन स्टार्ट किया गया है, मिशन समृद्ध गांव। अब इसका पर्पस यही है कि हमें अपने जो गांव है ना, उनको एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उनको समृद्ध प्रॉस्परस बनाना है, और यहाँ पर जो गरीबी हमें देखने को मिलती है उसको कम करना है। अब सवाल आता है कि सर ये होगा कैसे। देखो, इसके लिए पता क्या है, इसके लिए ना हम एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। देखो, होता पता क्या है, आप नोटिस करो, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी कुछ कुछ काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी कुछ कुछ काम करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी जो ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का भी काम है, एंड बहुत सारे और काम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स इनके अंतर्गत चलती रहती है। अब पॉइंट पता क्या है, इन सब मिनिस्ट्रीज के अंदर या इसके अलावा भी जो और मिनिस्ट्रीज हैं, आपस में सामंजस्य होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पॉइंट पता क्या है कि जब हम साइलोज में काम करते हैं, जब हम अकेले अकेले काम करते हैं, तो कई बार रिसोर्सेज का हम एक्सेसिव यूज कर लेते हैं। पर अगर आपस में सब में कन्वर्जेंस होगा,
एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो अपनी अलग अलग अपनी स्कीम्स हैं एंड आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो डेफिनेटली हम रिसोर्सेज का सही ढंग से उपयोग यहाँ पे कर पाएंगे। तो एक तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर गरीबी खत्म करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे, लोगों के लिए नौकरियां उत्पन्न करेंगे, आत्मनिर्भर गांव बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, इंश्योर करेंगे कि सभी गांव के पास यहाँ पर जो बेसिक अम्यूनिटीज होती हैं, पीने का पानी, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो एंड प्लस एट द सेम टाइम उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे हम दे पाएं। तो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट है ये मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा एंड अगर ये प्रॉपर हमारा अच्छा रहा तो फिर देश भर के अंदर हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इस तरह से हम इसके माध्यम से विकसित भारत हम यहाँ पे बनना चाह रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे इसको पूरा कोऑर्डिनेट करेगा, गांव हमारे गरीबी फ्री हो जाएंगे और बेसिक कम्युनिटीज यहाँ तक पहुंचेंगी। यही है हमारा मिशन समृद्ध गांव। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है लक्षद्वीप ओनरशिप डिस्प्यूट। थोड़ा सा ये मुद्दा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सबसे पहले आई एम वेरी श्योर कि आप सबको यहाँ पे लक्षद्वीप की लोकेशन तो पता होगी, ठीक है ना। अब लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो यहाँ पर आपको कावरत्ती इसकी कैपिटल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब लक्षद्वीप में ना, जैसे आप बात करते हो डिग्री चैनल्स की, तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, प्लीज फोकस करिएगा यहाँ पर आपको मिनी कॉय आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहां से ना मिनी कॉय को बाकी एरिया जो लक्षद्वीप का है उससे सेपरेट करने वाले चैनल को हम क्या बोलते हैं, 9 डिग्री चैनल। तो कोई पूछे 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, मिनी कॉय को कहां से, जो बाकी मेन लक्षद्वीप ग्रुप है उससे। और इसके नीचे यहां पर आ जाता है आपका 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है, नीचे मालदीव्स आपको देखने को मिलता है, तो मालदीव्स को मिनी कॉय से अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। ये दोनों बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप ही है। इसमें टोटल 36 आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 10 आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही आपको देखने को मिल जाएगा। कावरत्ती इसकी कैपिटल सिटी है, वो मैंने आपको बता दिया। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, ठीक है ना। 12 अटॉल्स, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लक्षद्वीप में आपको ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। काफी इक्वेटर के पास में ही है, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, तो काफी वार्म रहता है। ह्यूमिड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, साल भर आपको रहती है। काफी अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिल जाती है जून से सितंबर के बीच में। अब यहाँ पर कोकोनट के पेड़ आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रेड फ्रूट, बनाना, वाइल्ड आलमंड, टेमरेंड, ठीक है, कोस्टल श्रब्स, ये भी देखने को मिल जाती है। और 2020 में हमारे इस यूनियन टेरिटरी को 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर जो आपको कोरल रीफ देखने को मिलती है, उनमें बहुत अच्छी खासी आपको कोरल्स, फिशेस, सी टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, जहाँ कोरल रीफ्स होंगे डेफिनेटली वहां तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी होनी है, ठीक है। एंड इनफैक्ट एक नाम याद रखिएगा आइलैंड का, पिटी आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर भी हम आपको इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ये तो हमने दोस्तों पढ़ ली बातें विद रिगार्ड्स टू की लक्षद्वीप की लोकेशन के बारे में। अब आते हैं कि आखिर ये मुद्दा करंट अफेयर्स में क्यों है। देखो, केरला हाई कोर्ट ने ना अभी एक जजमेंट दी है, इस वजह से न्यूज में है। इस हाई कोर्ट जजमेंट को समझने के लिए पहले आप ना ये वर्ड अंडरस्टैंड करो, पेंडरम लैंड। ये जो लैंड है ना, ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंड है, हुआ पता क्या था, जो आपके पहले के टाइम के ऊपर जैसे सरकार है, सरकार पता क्या करती थी, सरकार अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे दिया करती थी। किसको लीज पे देती थी, उनको बोलते थे हम कोलेदार्स, ठीक है ना। कोलेदार्स वो लोग होते थे, कॉल भी बोलते हैं इनको, कोलादार्स भी बोला जाता है। ये कल्टीवेटर हुआ करते थे जो वहां पे जमीन को कल्टीवेट करते थे। तो यहाँ पर ना सरकार से इनके पास राइट्स मिलते थे लैंड को कल्टीवेट करने के। एक प्रकार की लीज कह सकते हो, एक प्रकार की टेनेंसी राइट्स आप यहाँ पे इनको बोल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि ये जो कोलेदार्स हैं, क्या इनके पास, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक टेनेंट है या एक्चुअल में इनके पास ओनरशिप राइट्स भी हैं। ये चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, 1965 का रेगुलेशन है लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी रेगुलेशन 1965। यहाँ पर एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया जहां पर इनके जो ओनरशिप राइट्स हैं इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। अब इससे ना डाउट ये आ गया कि क्या वाकई में इनके पास जमीन का हक है या नहीं है। जो ट्राइबल लोग हैं, इंडिजिनियस लैंड राइट्स है, क्या उनके पास है या नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप का अपना अलग एक सिस्टम रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रेडिशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर
कोर्ट ने पता क्या कर दिया है, केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया है कि जो ये कोलेदार्स हैं इनका बिल्कुल जमीन के ऊपर हक है, इनके पास ओनरशिप राइट्स बिल्कुल हैं। तो ये जो ओनरशिप डिस्प्यूट था कि क्या कोलेदार्स को जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आंसर इज यस। यहाँ पर इनके पास लेजिटिमेट ट्रेडिशनल राइट्स हैं, तो बिल्कुल लैंड डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियरली ढंग से यहाँ पे होगा। तो ये जो डिस्प्यूट है एक प्रकार से आपको यहाँ पे खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि हमें डेवलपमेंट नीड्स का ध्यान रखना है, पर कम्युनिटी के राइट्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कोर्ट ने उस वाले अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बोल दिया है कि आप नोटिस करिएगा कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग आपने लैंड इस प्रकार से ट्रांसफर कर दी है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे बता दिया है कि जो भी उनके बच्चे होंगे, जो कोलेदार्स के बच्चे वगैरह थे, या अगर कोलेदार अभी भी हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उनको ही जमीन का हक यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो वर्ड है ना, एक तो हो गया पंडरम लैंड की जो ट्रेडिशनल लैंड कैटेगरी थी लक्षद्वीप के अंदर, और कोलेदार जो कि एक प्रकार का कल्टीवेटर हुआ करता था। ये वर्ड्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं लक्षद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी जो इसकी लोकेशन थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दी है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है प्रीवियसली अननोन अलॉय फाउंड इन हिरोशिमा ब्लास्ट डेब्रिस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। आपको 6 अगस्त 1945 का दिन याद होगा, ठीक है। इस टाइम पे पता क्या हुआ था, आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे गिराया गया था, ठीक है। पहले हिरोशिमा के ऊपर, फिर थोड़े दिन बाद नागासाकी के ऊपर, जापान के अंदर। ये बात पता है आप सबको, बिल्कुल। अब जब ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया ना, तो उससे पता क्या हुआ सर, उससे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिला। मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो गया था एक्सप्लोजन पॉइंट के पास में। टेम्परेचर भी हाई था, प्रेशर भी हाई था। और एक्चुअली पता क्या था, जैसे ही ये सब चीजें हुई, जैसे ये ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने की वजह से नीचे जो मिट्टी थी, ठीक है, बिल्डिंग्स का मटेरियल था, कुछ मेटल्स वगैरह थे, ऑब्वियसली वो हवा में उड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और हवा में जब ये ऊपर की तरफ गए और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, तो बिल्कुल ये जो मटेरियल है ये मेल्ट कर गया, ठीक है। मेल्ट करके ऊपर की तरफ गया, फिर ऑब्वियसली देखो ठंडा होके मतलब हल्का सा फिर नीचे को भी गिरेगा ग्रेविटी के अंतर्गत। तो आते टाइम ना उनकी बहुत तेजी से कूलिंग हुई, बहुत तेजी से ये सारी चीजें ठंडी हुई। ठंडी होके जब ये नीचे यहाँ पे धरती पे गिरी, तो एक प्रकार के ग्लास जैसी ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाली चीज हमने कभी देखी ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि देखो ये चीज कैसे बनी, ये एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पे बनी। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करी कि आखिर ये है क्या। तो हमें ना एक अलॉय देखने को मिला। ये अलॉय क्या होता है, अलॉय किसी चीज का मिक्सचर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टील। स्टील ना एक्चुअल में मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, आपके आयरन और आपके कार्बन का, बिल्कुल। और आपका जैसे ब्रोंज होता है, ब्रोंज, ये कॉपर और टिन का यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। इनको बोलते हैं अलॉय। तो यहाँ पर ये जो आपके उस टाइम जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, तो जो हमें यहाँ पे मिले उनको हमने बोला हिरोशिमाइट्स। हिरोशिमाइट्स छोटी छोटी ग्लास की जैसी बीड्स हैं जो कि वहां से रिकवर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इनको स्टडी किया गया, इनको समझा गया। तो हमने यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या पाया कि इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब देखने को मिला। तो बिल्कुल ही माइक्रोमीटर साइज के छोटे छोटे आपको मेटालिक ग्रेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। ये तब हुआ जब टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। इस प्रकार से आगे जाके फिर वो ठंडे हुए, तो एलिमेंट्स मिक्स हुए, तो इस प्रकार से इनका ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अब इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हाई एंट्रोपी अलॉयज के साथ काफी ज्यादा मिलते हैं। और इनका इस्तेमाल होता है उन प्रोडक्ट्स के अंदर जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड दैट इज हाउ आगे जाके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर भी, मटेरियल साइंसेस के अंदर भी, उनके अंदर भी इनका लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्लास के जैसे हैं पर ग्लास नहीं है, ठीक है। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है महाराष्ट्र मेक्स स्नेक बाइट ए नोटिफाइबल डिजीज। देखो सबसे पहले ये नोटिफाइबल डिजीज का मतलब समझना। नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है कि अगर मान लो एक डॉक्टर है यहाँ पे और उसके पास पेशेंट आया, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर को पता लग गया कि यार इसको ये स्पेसिफिक बीमारी है। अब देखो अगर उसको जुकाम, गला खराब वगैरह हो, तो ऑब्वियसली डॉक्टर उसको इलाज करेगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये बीमारी कोई नोटिफाइबल डिजीज हुई ना, तो डॉक्टर यहाँ पर इस बंदे की जानकारी सरकार को देगा।
सर सरकार को क्यों देगा? क्योंकि भाई सरकार ने इसको नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया हुआ है। तो इससे पता क्या होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये जो स्पेसिफिक बीमारी है, जैसे मान लो स्नेक बाइट है, अगर मान लो सरकार ने, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने स्नेक बाइट को नोटिफाइड डिजीज बना दिया, तो अगर कोई पेशेंट अब यहाँ पे स्नेक बाइट जिसको हुआ होगा और डॉक्टर के पास आएगा, तो डॉक्टर को कंपल्सरी, डॉक्टर को करना ही पड़ेगा कि वो सरकार को इसके बारे में बताए। इससे सरकार को पता लग पाएगा कि हाँ वहां पर कितने लोगों को ये इस प्रकार की चीजें होती हैं, राइट, कितना ज्यादा वहां पे पोटेंशियल है उस चीज के आउटब्रेक होने का, हम क्या कर सकते हैं उस चीज को रोकने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पर कुछ चीजों को नोटिफाइबल डिजीज यहाँ पे बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एक नोटिफाइबल डिजीज है। अगर कोई टीबी का पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कंपलसरी सरकार को यहाँ पे बताता ही बताता है। इससे डिजीज को सर्वेलेंस करना, अर्ली वार्निंग, आउटब्रेक को रोकना और लोगों तक ना फैले, है ना, उस चीज को रोकने के अंदर हमें यहाँ पे मदद मिलती है। तो इसके लिए हमारा जो एक्ट है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, दैट इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सी डिजीज को नोटिफाई करना है, किसको नहीं करना। तो ये जो लिस्ट है ये बदलती रहती है, कोई नई बीमारी आ जाए तो उसको ऐड कर देते हैं, कोई पुरानी बीमारी अब इतनी रेलेवेंट नहीं रही उसको हटा दिया जाता है। तो डब्ल्यूएचओ का भी ना जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है वो एक फ्रेमवर्क बताते हैं कि हाँ कैसे हम इनको नोटिफाई करेंगे। अब हमने क्या किया है, हमने मतलब महाराष्ट्र सरकार ने स्नेक बाइट को नोटिफाइबल डिजीज बना दिया है। तो स्नेक बाइट तो आप समझते होंगे, जो आपका सांप होता है वो आपको डस देता है। तो एक प्रकार की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एक्चुअली उनको बोलते हैं जिनके रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह मेडिकल कंपनीज ने नहीं करी होती। उसका रीजन ये है क्योंकि खासकर ये जो स्नेक बाइट है ये गांव के लोगों को या फिर एग्रीकल्चर लोगों को यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो अगर एक कोई कंपनी हजारों करोड़ रुपया लगा के इसका कुछ इलाज निकालने की कोशिश करेगी तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान भी हो सकता है। तो कई बार इन चीजों के ऊपर उतना ज्यादा रिसर्च यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। इसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो इसके ऊपर और काम करने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास एंटी स्नेक वेनम्स होते हैं, ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है इन चीजों को डील करने के लिए, राइट। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ये भी बोला था कि जो कैंसर है उसको भी नोटिफाइबल डिजीज बनाया जाए। तो 19 स्टेट्स और यूटीज को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था, ताकि कैंसर के रिगार्डिंग भी हमें पता लग पाए। रिपोर्टिंग इसकी मैंडेटरी होगी तो गवर्नमेंट के पास डेटा होगा एंड उस प्रकार से हम उनको हैंडल करने के अंदर यहाँ पे कदम उठा सकते हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है COP17 ऑफ यूएनसीसीडी। देखो पिछले दिनों के अंदर मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का जो COP17 है वो आज के टाइम के ऊपर उलान बटार आपका जो मंगोलिया के अंदर है वहां पर चल रहा है। एंड यहाँ पर लोकल और रीजनल लीडर्स ने यहाँ पे मिलकर उलान बटार डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। इसमें क्या होगा, अब इसमें हम बात करेंगे कि देखो हमें यहाँ पे ड्रॉट रेजिलियंस के ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा, लोकल एक्शन यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा लैंड को मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट ना भारत ने भी काफी सारी बातें यहाँ पे बोली हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हम ना पता क्या करते हैं, जब सूखा पड़ जाता है ना उसके बाद कहीं ना कहीं रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये अप्रोच सही नहीं है। हमें पहले ही सूखा पड़ने से पहले ही अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उसके उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए सूखा पड़ने से पहले। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं वो मदद कर सकती हैं इस बात को समझने में कि हाँ सूखा पड़ने वाला है। तो प्रॉपर एक्शन पहले ही अगर हम ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। इनफैक्ट ना इंडिया ने और भी यहाँ पे बातें बताई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे पास डेटा आए और उस हिसाब से हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कर पाए। बाकी इसके अलावा हमें पैसा कहाँ से इसका इस्तेमाल होगा उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। तो रेंज लैंड और पेस्टोरलिस्ट लाइवलीहुड के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखो जो हमारे चरवाहे होते हैं उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती है इस प्रकार के रेंज लैंड्स की, क्योंकि उनको अपने जो एनिमल्स होता है उनको यहाँ पे चराने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो $1.3 बिलियन का यहाँ पे पैकेज अनाउंस किया गया है इन सब के रिस्टोरेशन के लिए, ताकि पेस्टोरल कम्युनिटी का यहाँ पे भी लाइवलीहुड यहाँ पे बना रहे। तो ड्रॉट एक प्रकार का चैलेंज इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे देखो अगर हम सूखे पड़ने से रोकेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी होगी उसके लिए। अदरवाइज सूखा पड़ने से तो क्या होता है कि ग्राउंड वाटर खत्म हो जाता है, सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, हमारे पानी के अंदर, हमारे नदियों के अंदर पानी का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है, लोगों की जो फसलें हैं वो खराब हो जाती हैं। लंबे समय तक अगर यहाँ पे सूखा पड़ा रहे तो लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, कहीं और आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, इकोलॉजी एक प्रकार की पूरी डिग्रेड हो जाती है और इस प्रकार से आपकी सॉइल के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो भारत ने यही बोला है कि हमें पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर हमारे पास हो तो हमें ड्रॉट से लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अर्ली वार्निंग हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। बाकी रिमोट सेंसिंग, एआई, इन सब का इस्तेमाल करके हमें एक आइडिया मिल जाता है। ड्रॉट मैनेज करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है ना। सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, राइट। एंड इसके अलावा ना सरकार ने एक बात बोली है, रिस्टोर द फॉरेस्ट बिफोर द फ्लो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर अलग अलग एरियाज में अपने यहाँ पे पेड़ लगाते हैं, फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं ना, तो उससे फिर इरोजन का खतरा भी अपने आप में कम हो जाता है। तो पानी को रिटेन करने के लिए, अपने सॉइल इरोजन को रोकने के लिए फॉरेस्ट को रिकवर करना, फॉरेस्ट को रिस्टोर करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वाटरशेड मैनेजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से जो फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ड्रॉट से लड़ने में हमारी यहाँ पे मदद मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे COP17 ऑफ यूसीसीडी के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पॉपकॉर्न मेज़ के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल ये एक स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड वैरायटी है मेज़ की, जिसके माध्यम से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेशन वाइड क्लाउड एंड एआई स्किलिंग इनिशिएटिव, इसमें नीति आयोग का रोल नहीं था, बल्कि आपका जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसका रोल था। सो दैट इज वाई सेकंड इज इनकरेक्ट। जो जारी रिवर की बात करें, ये महानदी रिवर की नहीं बल्कि आपकी जो लूनी नदी है ना, उसकी एकमात्र या मेजर बड़ी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। अटकमा रिवर की बात करें, सॉरी अटकमा डेजर्ट की बात करें, ये आपको नॉर्थ अफ्रीका के अंदर नहीं बल्कि आपका चिली जो कि साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आखिरी स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।